में और विलफुल एक्ट में थोड़ा फर्क होता है, और इसीलिए उनकी पेनल्टी में भी फर्क होता है। ओके, एंट्री इन रिजर्व कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट रिजर्व है और उसमें आप अनरिजर्व टिकट लेकर घुस गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको उतार दिया जाएगा, आपको 500 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर आपने पेनल्टी नहीं दी गई तो आपको वहां से हटाया जा सकता है अंडर सेक्शन 130। ओके, देन 156 ट्रैवलिंग ऑन रूफ। ओके, ये अब वैसे तो अगर आप रूफ पे ट्रैवल करेंगे तो भी अब तो सारा इलेक्ट्रिफाइड है, तो मर्जी है आपकी, आखिर जाना है आपकी, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है और रूफ पे ट्रैवल करते हैं। एक केस तो ऐसा भी मैंने देखा था इंटरनेट पे, किसी विदेशी रेलवे का था कि somebody was traveling on roof और सामने वो आ गया, वो पीछे देख रहा था और सामने टनल आ गई और उसका सिर उड़ गया उससे टकरा के, मतलब बिल्कुल बम की तरफ हट गया उसका सिर। सो इट इज वेरी डेंजरस टू ट्रैवल ऑन रूफ। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप में से कोई रूफ में ट्रैवल ना करें, ठीक है। बट सीरियसली, if you find people traveling on roofs, then you have to take action and you have to tell the relevant people कि इनको उतारिए। Okay, altering of ticket। Now altering of ticket जो है, टिकट आपके पास है, आप अपने मन से उसको उस पे काट के किसी और का नाम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं विदाउट एनी अथॉरिटी तो उसका उसका फाइन है। डिसोबेइंग ऑफ रेलवे सर्वेंट डायरेक्शन। अब डिसोबेइंग ऑफ रेलवे सर्वेंट डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपसे आके कंडक्टर कहता है कि 50 पुशअप लगाओ, आपने मना कर दिया और उसने आपको 1 महीने के लिए अंदर कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। डिसोबेइंग ऑफ रेलवे सर्वेंट डायरेक्शन का मतलब ये कि जो भी उसकी लीगल डायरेक्शन, ओके, जैसे अगर अगर आप वहां पे सिगरेट पी रहे हैं और आपसे आके कंडक्टर कहता है कि आप सिगरेट बुझाइए और आप नहीं बुझाते हैं, देन द कंडक्टर इज वेल विद इन हिज और हर राइट्स टू पेनलाइज यू। ओके, अगर अगर आप रात को वहां पे शोर मचा रहे हैं और कंडक्टर आपसे कहता है कि बाकी लोग सो रहे हैं, आप शोर मत मचाइए, और आप उसकी बात नहीं सुनते हैं, देन यू आर डिसोबेइंग द प्रॉपर लीगल ऑथराइज्ड ऑर्डर्स ऑफ अ रेलवे सर्वेंट। ओके, तो जो जिस चीज की अथॉरिटी मिली हुई है रेलवे को, उससे संबंधित अगर आदेशों की अवहेलना आप करते हैं तो आपको उसके लिए पेनल्टी हो सकती है। ब्रेकिंग ऑफ अ लेवल क्रॉसिंग गेट, ये अक्सर होता है कि ट्रक्स वगैरह लेवल क्रॉसिंग गेट्स को तोड़ते हुए निकल जाते हैं, खासकर कुछ सेक्शन जैसे कानपुर सेक्शन में पशुओं की तस्करी बहुत होती है, कैटल की तस्करी, और जब वो तस्करी करते हैं और उनको पुलिस दौड़ाती है तो धाए से वो पूरा तोड़ते ताड़ते सारा रेलवे गेट निकल जाते हैं। 1-2 गेट्स हैं वहां पे काफी नोटोरियस है इस चीज के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने फिर काफी वहां पे पेट्रोलिंग भी करवाई थी, आरपीएफ वगैरह भी लगवाई थी उनको रोकने के लिए, तो उससे फर्क पड़ा था। तो उसका ब्रेकिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट इज अगेंस्ट अगेन अ बिग सेफ्टी हैजर्ड। आप देख रहे हैं इसका 3 साल की पेनल्टी रखी गई है, विच इज अ सब्सटेंशियल पनिशमेंट। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जेल में 1 दिन भी बहुत होता है। आप लोगों ने पता नहीं किसी ने जेल देखी है कि नहीं देखी है, मैंने देखी है इसलिए नहीं क्योंकि मैं जेल गया हूँ, कि इसलिए देखी क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर हैं। ओके, तो इसलिए आई हैव सीन अ जेल, इट इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। 1 दिन भी बहुत होता है। नेग्लिजेंटली क्रॉसिंग एन अनमैन्ड गेट, ठीक है, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स आपको पता होगा कि भारतीय रेल से खत्म हो चुके हैं पिछले साल। द लास्ट अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट वाज इन दी चुनार सेक्शन ऑफ इलाहाबाद डिवीजन, which was closed down in 2018. Okay, तो लेवल क्रॉसिंग गेट्स खत्म हो चुके हैं, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स, सॉरी नॉट लेवल क्रॉसिंग गेट्स, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर कि अगर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट को आप केयरफुली क्रॉस नहीं करते, और केयरफुली क्रॉस करने का तरीका क्या है, रुकिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, ठीक है, और देखिए कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, और उसके बाद सावधानी पूर्वक गेट को क्रॉस करिए। दाएं देखिए बाएं देखिए पे एक मेरे को बड़ा अच्छा जोक याद आ गया, सुनेंगे? यस सर। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ मेरे जोक पे हंसना कंपल्सरी है। अच्छा, तुम पहले ही हंस दिए, तुम्हारे 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 को 5 नंबर एक्स्ट्रा। तो एक बार क्या हुआ कि संता और बंता के यहाँ चूहे बहुत हो गए, ठीक है, तो जब चूहे बहुत हो गए तो हनुमान अपना ही बंद कर भाई। हाँ, तो संता बंता के जब चूहे बहुत हो गए, हनुमान, तो जब चूहे बहुत हो गए तो ये हुआ कि भाई अब इन चूहों को कैसे खत्म किया जाए। तो संता ने कहा कि भाई मेरे को एक आइडिया आया है, आइडिया यह है कि हम चाकू को सीधा करके रखेंगे, उसके चाकू के उस तरफ हम एक कटोरे में रखेंगे काजू और दूसरे कटोरे में रखेंगे किशमिश। बोला उससे क्या होगा? बोला उससे होगा ये कि चूहा आएगा, चाकू के ऊपर अपना सिर डालेगा, तो बोलेगा काजू खाऊं किशमिश खाऊं, काजू खाऊं किशमिश खाऊं, ठीक है, तो ऐसा करेगा तो चाकू की धार से उसका गला कट जाएगा और वो मर जाएगा। बंते ने कहा भाई जबरदस्त जबरदस्त, व्हाट एन आइडिया। लेकिन फिर उसने कहा यार लेकिन काजू किशमिश तो बहुत महंगा है चूहे मारने के लिए।
उसने कहा तो फिर क्या करें? उसने कहा तो ऐसा करेंगे कि वैसा ही करेंगे, चाकू सीधा रखेंगे, एक कटोरा इधर रखेंगे, एक कटोरा इधर रखेंगे, दोनों कटोरे खाली। बोले उससे क्या होगा? उससे उससे ये होगा कि चूहा आएगा, अपनी गर्दन उस तरफ डालेगा, बोलेगा काजू कहाँ गया, किशमिश कहाँ गया, काजू कहाँ गया, किशमिश कहाँ गया, और उसको खाली कौन गया? ये कुछ कुछ लोगों ने काफी काफी कोशिश करी हंसने की, उन लोगों को साधुवाद, और लेकिन उनको जबरदस्ती हंसने का नंबर मैं नहीं दूंगा। एनीवे, तो coming back to breaking of to negligently crossing unmanned gate, ठीक है। नो नेग्लिजेंटली क्रॉसिंग अनमैन्ड गेट का वही है कि आपको दाएं देखना है, बाएं देखना है, चाकू कोई रहेगा नहीं तो गर्दन कटेगी, ठीक है। तो एंटरिंग इन लेडीज, लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो उसका आपको जो है जुर्माना भरना पड़ सकता है। एंटरिंग इन लेडीज कोचेस, वैसे आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसी हरकत करिए, ठीक है, क्योंकि आप वैसे ही पिट पिटा के बाहर आ जाएंगे। लेकिन 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 फिर भी अगर आप एंटर करते हैं तो आपको 500 रुपए का जुर्माना उसमें देना पड़ सकता है। फॉल्स अकाउंट्स ऑफ गुड्स, ठीक है ना, कि अगर आपने आपने जो भी आप ले जा रहे हैं उसका आपने गलत अकाउंट, आपने गलत डिस्क्रिप्शन दिया तो 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको जुर्माना पड़ेगा। ब्रिंगिंग डेंजरस गुड्स, ओके, तो अगर आप पटाखे वटाखे लेके चल रहे हैं या बैंड आइटम्स जो कि लिखे होते हैं, पहले से आपको बताया होता है कि आप एक्सप्लोसिव मत लेके चलिए, आप गैस सिलेंडर मत लेके चलिए, आप फायर क्रैकर्स मत लेके चलिए, ओके, आप शराब या किसी प्रकार का और कोई इंटॉक्सिकेंट्स मत लेके चलिए, वहां पे कैरी मत करिए उनको। जो भी चीज प्रोहिबिटेड है उन चीजों को अगर आप लेके चल रहे हैं तो, और उसमें जो डेंजरस गुड्स हैं जिससे कि लोगों की जान को खतरा हो सकता है, उसमें अगेन यू विल फाइंड कि 3 साल की पेनल्टी दी गई है, ओके। अब ब्रिंगिंग ऑफेंसिव गुड्स, ऑफेंसिव गुड्स का मतलब ये है कि आप में से अगर कोई इस बात पे इंसिस्ट करे कि भाई मैं तो मरा हुआ बकरा जो है उसको टांग के ले जाऊंगा, ठीक है, तो आपको उस मरे हुए बकरे को टांग के ले जाने का शौक होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ वाला बंदा जो है उसको एंजॉय नहीं कर रहा हो, सो इट विल बी एन ऑफेंसिव गुड्स, और उसके लिए आपको 500 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है, या तो आप उसको हटाइए नहीं तो पेनल्टी दीजिए। डिफेसिंग पब्लिक नोटिस, काफी सारे पब्लिक नोटिस हमारे रेलवेज में लगे होते हैं, जैसे बाथरूम का नोटिस लगा है, या आग लगने पर ऐसा हरकत, आप उसको शीशे को तोड़िए और इस तरीके की चीजें लगी होती हैं, या कहीं पे लगा होता है कि इमरजेंसी एग्जिट है, आप उसको उखाड़ दें और उसकी वजह से कोई हादसा होने की संभावना हो, तो ऐसे पब्लिक नोटिस को डिफेस करने का भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, ओके। स्मोकिंग इज अगेन पनिशेबल ऑफेंस बाय 100 रुपीज, मेरे ख्याल से शायद इसको बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया, नॉट वेरी श्योर, बट सफाइस इट टू से कि स्मोकिंग के ऊपर पेनल्टी है, और मैंने ये पेनल्टी चार्ज करी है, इवन दो आई वाज अ स्मोकर वंस अपॉन अ टाइम, बट आई वेरी प्राउडली से कि मैंने ट्रेन के अंदर कभी भी सिगरेट नहीं पिया, अब तो अगर सिगरेट छोड़े हुए भी 10 साल हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इस पेनल्टी से बचा हुआ हूँ। इंटॉक्सिकेशन जो है, going into a train in an intoxicated state. Now, intoxicated state does not only mean alcohol. अगर आप गांजा पी के, चरस खा के, ग्रास, वीड, कोकेन, शुगर, ये सब लेके चढ़ते हैं, इट इज नॉट रिकमेंडेड, ये बुरी चीजें होती हैं, कि फिर भी अगर किसी को शौक है तो भी शौक घर में करिएगा, ठीक है, ट्रेन के अंदर नहीं, ओके। ट्रेन के अंदर अगर करते हैं और पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर 1 साल के सीधे सीधे इम्प्रिजनमेंट है, और दीज डेज रेलवे हैज बिकम क्वाइट इंसिस्टेंट कि ये फाइन वाइन से कुछ नहीं होता है, सीधे जेल में डालो। और बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने, जब हम लोग व्हेन आई वाज इन एनसीआर, और वहां पर ये काफी ये हरकतें होती थी, ये इस तरीके की बूम ब्रेकेज वगैरह की, तो एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था कि प्रोसिक्यूट करके जेल करवानी, केवल जुर्माना नहीं, या तो मतलब जेल और जुर्माना दोनों, नहीं तो जेल, क्योंकि जेल एक ऐसी चीज है कि एक बार आदमी हुआ है तो दोबारा नहीं जाना चाहिए। अबैंडनिंग अबैंडनिंग ऑफ ट्रेन्स विदाउट अथॉरिटी, दिस इज फॉर रेलवे सर्वेंट्स। किसी रेलवे सर्वेंट को जो है ट्रेन में ड्यूटी लगी है और वो उसको अबैंडन कर देता है, तो उसके ऊपर भी जुर्माना लग सकता है और उसको भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ रनिंग ट्रेन्स, now obstructing of running trains and endangering public safety are very close to each other, ठीक है ना, बट ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ रनिंग ट्रेन्स का मतलब ये भी हो सकता है कि आप जाके पटरी पे धरना दे रहे हैं, अब धरना देने में ट्रेन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ट्रेन आपको काट के चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप धरना दे रहे हैं तो ट्रेन रुक जाती है, बट दिस इज नॉट, यू आर नॉट एंडेंजरिंग पब्लिक सेफ्टी, बट यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग रनिंग ट्रेन, ओके। सो देयर इज, बोथ में सीम टू बी द सेम, भाई आप एक स्लीपर रख दीजिए, एक कंक्रीट स्लीपर आप पटरी पर रख दीजिए, that is also obstructing a running train, but that is also endangering public safety willfully.
पैलेस आप जाके बैठ गए वहां पे, आप लेट गए पटरी पे और आपने कहा कि मैं जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएंगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, ठीक है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग अ ट्रेन एंड दैट इनवाइट्स अ पेनल्टी ऑफ 2 years। लेकिन अगर आप उसी ऑब्स्ट्रक्शन को स्लीपर रख के करेंगे देन इट अट्रैक्ट्स अ पेनल्टी ऑफ 5 years। ओके, एंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ पर्संस, ओके, इसका इसका 2 साल का है कि आप मतलब आप पूरी ट्रेन की नहीं बट कुछ पैसेंजर्स की सेफ्टी को आप परेशान कर रहे हैं तो उसका 2 साल का है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ अ लेवल क्रॉसिंग, ये लेवल क्रॉसिंग में जो गेट है आप या तो उसको बंद नहीं होने दे रहे हैं या खुलने नहीं दे रहे, आइदर ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है, उसकी भी पेनल्टी अट्रैक्टेड है। कुछ चीजें, कुछ सेक्शंस रेलवे एक्ट के दे आर कंसर्न विद द गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। कैन समबडी टेल मी कि जब हमारे पास आरपीएफ है तो हमको जीआरपी की जरूरत है? हाँ जी, कोई बताएगा कि जब आरपीएफ है तो जीआरपी की जरूरत क्या है? सर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट लॉज हो सकते हैं प्रोबेबली इस वजह से। You are close, Suyash. Actually, law and order, it is a state subject. Policing is a state subject. So issues which are law and order issues, they cannot be handled by RPF. RPF is not police. Please keep it in mind. Police is different, RPF is different. They may appear to be the same, but they are not the same. The powers of police and the powers of RPF are different. In some places, those powers may be concurrent. They may have same powers. जैसे पहले आरपीएफ did not have the power to arrest. Now the RPF has been given the power to arrest. पहले RPF did not have the power to prosecute. Now RPF has been given the power to prosecute. But certain things are law and order, like malicious wrecking or attempting to wreck a train. आपको अगर ट्रेन के अंदर जो है बम लगा दे, now it is no longer an RPF issue, it's a law and order issue. तो उसको पुलिस हैंडल करेगी और सेक्शन 150 में इसको जीआरपी हैंडल करेगी। डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू रेलवे प्रॉपर्टीज, ओके, कि कोई आदमी हथौड़ा उठा के जो है आपका स्टेशन गिराने लगे, सो इट इज सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर इशू, इसको जो है पुलिस हैंडल करेगी। ओके, एंड सेक्शन 152 मलिशियस हर्टिंग और अटेम्प्टिंग टू हर्ट पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय रेलवे, कि कोई रेलवे को पत्थर चला रहा है, ओके, और ये अक्सर ये पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं। अगेन इट इज अ कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन ऑफ आरपीएफ एंड जीआरपी। आरपीएफ इसको कौन से सेक्शन में करेगी? एंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, आरपीएफ उसमें प्रोसिक्यूट करेगी और जीआरपी सेक्शन 152 में इसको प्रोसिक्यूट करेगी, ठीक है। तो इसमें दोनों का कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन होगा और दो दो एजेंसीज उस आदमी को राइट करने में लग जाएंगे। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया? एनी इश्यूज स्टिल हियर? सर मैं जरा यार दवा ले लूं उसके बाद मैं आगे बोलूंगा। नाउ वी कम टू द क्लासेस ऑफ अकोमोडेशन। तो आपको ध्यान होगा कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको गिनाया था कि हमारे पास सबर्बन और नॉन सबर्बन ट्रैफिक में अलग अलग क्लासेस होती हैं। नॉन सबर्बन में हमारे पास एक्चुअली इसमें 10 क्लासेस आपको दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पास 9 क्लासेस हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी हैज बीन डिसकंटिन्यूड। नाउ वी डू नॉट हैव फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी कोचेस इन द इंडियन रेलवेज एनी मोर। तो इसलिए फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी का टिकट अभी भी मिलता है। अगर आप जनरल टिकट खरीदेंगे तो फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी का टिकट आपको मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी का कोच अब एग्जिस्ट नहीं करता है, दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड। सो इफेक्टिवली हमारी 9 क्लासेस रह जाती हैं, बट सिंस वी आर सेलिंग द टिकट फॉर फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी इवन टुडे, सो इफेक्टिवली थ्योरेटिकली हमारे पास 10 क्लासेस हैं नॉन सबर्बन ट्रैफिक में, और सबर्बन ट्रैफिक में हमारे पास 2 ही क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास सबर्बन। ओके, तो कुल मिला के पैसेंजर ट्रैफिक में हमारे पास 12 क्लासेस हैं। ओके, दिस मे बी अ पार्ट ऑफ योर क्विज। ओके, डायनामिक प्राइसिंग इन पैसेंजर ट्रैफिक, लीन सीजन एंड पीक सीजन। ओके, तो फरवरी मार्च एंड अगस्त 3 महीने हमारा लीन सीजन हम मानते हैं और बाकी 9 महीने हम अपना
पीक सीजन मानते हैं, और प्राइसिंग ऑफ फर्स्ट एसी एंड सेकंड एसी वेरीज एज पर द सीजन। मुझको समझाने वाला कुछ है नहीं। नाउ कार टिकट्स एंड पेपर टिकट्स, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरीके के टिकट्स होते हैं, रिजर्व टिकट एंड अनरिजर्व टिकट। ओके, इसके अलावा depending upon the stationery that we are using, we have two kinds of tickets. One are called card tickets and the others are called paper tickets. तो card tickets जो होते हैं, ये card tickets सिर्फ बुकिंग क्लर्क्स के पास अवेलेबल रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि बुकिंग का मतलब है अनरिजर्व टिकटिंग, तो विच मीन्स कि जहां से अनरिजर्व टिकटिंग होती है, जहां पे यूटीएस का सेंटर होता है या जो बुकिंग ऑफिस होता है, वहां पे जो विंडो होती है, जो जहां पे बुकिंग क्लर्क बैठता है, वहां पर कार्ड टिकट्स अवेलेबल होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड प्रिंटेड कार्ड टिकट्स। पीसीटीज ऑफ कोर्स हैव बीन डिसकंटिन्यूड, so they are no longer in use, but for historical purposes I have included it। PCTs होते थे। ओके, तो इसके आगे आप ब्रैकेट में डिसकंटिन्यूड लिख सकते हैं। रिटर्न टिकट, चाइल्ड टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, सोल्जर्स टिकट एंड रिजर्वेशन टिकट, ऑल दीज टिकट्स आर अवेलेबल एज कार्ड टिकट्स विद द बुकिंग क्लर्क। पेपर टिकट्स में हमारे पास दो तरीके के टिकट्स होते हैं। ओके, एक्सेस फेयर टिकट एंड ब्लैंक पेपर टिकट। ओके, एक्सेस फेयर टिकट, ब्लैंक पेपर टिकट के बारे में हम थोड़ा सा अलग से बात कर लेंगे। there is circular journey ticket, Interrail pass, season ticket, market vendors ticket, concession ticket, UPS ticket, and PRS tickets. So these are all paper tickets. Okay, and these tickets are available with the booking clerks and the ticket checking staff both. Okay, now BPT और EFT का फर्क हम समझ लें। Blank paper ticket and EFT, they both are blank paper tickets, but blank paper ticket is issued by booking clerk when printed card ticket for the destination are not available or the UTS is not working. Now, since the printed card tickets have been discontinued, so we can always say that BPT is used when the in fact मैं इसमें correction कर ही देता हूँ। Okay, so here it is that printed card tickets have been discontinued, so BPTs are used when UTS is not working. They are also used to meet with high demand during fairs, etc. Actually, again, this is an important point. Okay, और ये एक practical use है कि I have myself used BPTs to a great effect and great advantage during rallies and मेलास, because होता क्या है, जैसे कुंभ मेला है। ओके, अब कुंभ मेले के दौरान आपको मालूम है कि आपके पास बहुत ज्यादा पब्लिक आने वाली है, और पब्लिक के होल्डिंग एरियाज आप बनाते हैं। तो जहां पे हम पब्लिक के होल्डिंग एरियाज बनाते हैं, क्योंकि हम सारी पब्लिक को एक साथ अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमारे उसमें आ जाए, प्रेमाइसेस में, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, बिकॉज प्लेटफॉर्म की होल्डिंग कैपेसिटी भी है। अगर उससे ज्यादा लोग आएंगे तो दे हैव अ चांस of falling on the tracks, and if they fall on the tracks, then we are looking at a disaster, क्योंकि पीछे से ट्रेन आ गई और लोग ट्रैक पे हैं, तो उससे बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो इसलिए हम लोग होल्डिंग एरियाज बनाते हैं, और होल्डिंग एरियाज में ही हम लोग यूटीएस के भी काउंटर्स लाइक चलाते हैं, और बीपीटी भी हम लोग चलाते हैं ब्लैंक पेपर टिकट से, because we want to, as I said, right, again at the cost of repetition, I will say that the major job of the railways is to provide tickets to anybody and everybody who wants to travel. So blank paper tickets are used very effectively during melas and fairs and rallies, etc. कि हम extra counters खोल सकते हैं without any need for any connectivity which is required for UTS. Okay, so blank paper tickets are useful there. Excess fare tickets are usually used for charging penalties, and they are issued by the booking clerk as well as the ticket checking staff while issuing, extending or extending the tickets of passengers. So मेजर फर्क ये है कि बीपीटी और ईएफटी दोनों ही ब्लैंक पेपर टिकट है, लेकिन ईएफटी जो है आपके टिकट चेकिंग स्टाफ और आपके बुकिंग क्लर्क्स दोनों के पास रहेगा। बीपीटी सिर्फ बुकिंग क्लर्क्स के पास रहेगा, टिकट चेकिंग स्टाफ के पास नहीं रहेगा। न्यू रिफंड रूल्स के लिए आप यहां जा सकते हैं और यहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। Interrail pass. Now this is a special facility which has been provided.
इट इज अ ट्रैवल एज यू प्लीज टिकट। नाउ व्हाट डू यू मीन ट्रैवल एज यू प्लीज, की भी फॉरेनर्स और एनआरआईज हैं, उनको हमारे यहाँ का सिस्टम उतना नहीं पता है, ठीक है, तो सीधे सीधे इंड्रेल पास को खरीद सकते हैं और इंड्रेल पास को खरीद कर डॉलर्स, यूरोज और पाउंड स्टर्लिंग में पेमेंट करके, ठीक है, आधे दिन से 90 दिन के बीच के लिए खरीद सकते हैं, एंड दे कैन ट्रैवल एनीवेयर इन आईआर इन एनी ट्रेन इन दी अकोमोडेशन अलाउड, व्हिच मींस दैट इफ आई एम लिविंग in America and I want to visit India, okay, and I want to travel by train, I want to experience Indian Railways, then I can buy an Indrail pass for half day to 90 days. Suppose I buy for 90 days, or suppose I buy for 10 days, मैं 10 दिन के लिए इंडिया के दौरे पे हूँ, okay, so I buy the Indrail pass for 10 days and I buy it for say AC first class. Now I can board any train including Rajdhani and Shatabdi in AC first class using Indrail pass, okay. So it is a very good facility which has been extended, क्योंकि एक बार आपने खरीद लिया उसके बाद झंझट खत्म, ठीक है, अब आपको दोबारा नहीं खरीदना है। लेकिन अब इसमें खास बात क्या है, इसमें और क्या खास बात है कि इट गेट्स प्रेफरेंस इन टूरिस्ट और जनरल ईक्यू, व्हिच मींस कि अगर आप इनरेल पास होल्डर हैं और आप ईक्यू डालते हैं तो आपका ईक्यू कंफर्म होना लगभग तय है। इनफैक्ट ईक्यू का दूसरा नाम एचओआर भी है, हाई ऑफिसर्स रिक्विजिशन, उसके अंदर एफटी कोटा भी होता है, फॉरेन टूरिस्ट कोटा। अक्सर वो खाली आता था तो हम लोग उसको यूज कर लेते थे बर्थ अलॉट करने में, लेकिन अगर फॉरेन टूरिस्ट आ जाते हैं तो उनको उस फॉरेन टूरिस्ट कोटा के अगेंस्ट इंडियन पास होल्डर्स को हम लोग एडजस्ट करते थे। नो रिफंड वंस यूटिलाइज फॉर सिंगल जर्नी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर एक बार भी इंडियन पास इस्तेमाल हो गया है, एक भी जर्नी कर ली गई है उसको, तो ये मान लिया जाता है कि वो पास इस्तेमाल हो गया है, अब उसके ऊपर आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। हाँ, अगर इंडियन पास इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, कोई जर्नी नहीं की है, तब रिफंड उसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं। इंडियन पास इंडिया में रिजर्वेशन ऑफिस 16 सिटीज में है, उन सिटीज के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और कुछ ट्रैवल एजेंट्स के पास इंडियन पास मिलता है, और अदर कंट्रीज में थ्रू जनरल सेल्स एजेंट्स इन 13 कंट्रीज द इंडियन पास कैन बी बॉट। Season tickets are issued for commuting daily from station residence to workplace. Only one season ticket can be given per person, and if a passenger is found having the second, then the second ticket is treated as invalid. Okay. तो एक बार क्या हुआ कि संता सिंह ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, और जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने जो है उनसे, उनके साथी ने पूछा कि भाई तेरे पास टिकट है? बोला हाँ है। उसने दिखा दिया। बोला अरे अगर ये टिकट खो गया तो? उसने कहा तो दूसरा भी है। तो उसने कहा अगर दोनों टिकट खो गए तो? बोला बेवकूफ समझा है क्या मेरे को, मेरे पास पास भी है, ठीक है। तो इसलिए एमएसटी जो है ये हरकत संता सिंह वाली नहीं करनी है, और you have to have only one MST. A person can have only one season ticket. Okay, the second season ticket is not required. Season tickets. हाँ सर, अपन पास से अगर राजधानी और शताब्दी में टिकट कराते तो टिकट होने के बाद भी वेटिंग में क्यों मिलती है सर? मतलब कंफर्म सीट क्यों नहीं मिलती है? देखो, रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन इज नॉट समथिंग that is dependent upon the pass. Pass is only an authority to travel, which means pass just gives you, pass is like a substitute for cash, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कैश पेमेंट करके आपको जरूरी नहीं है कि कंफर्म टिकट मिल जाए, वैसे ही पास सामने लाके जरूरी नहीं कि कंफर्म टिकट मिल जाए। ओके, सो इट इज ओनली एन अथॉरिटी टू जनरेट अ टिकट, बट यू विल हैव। सर वो नहीं, राजधानी में अगर टिकट अवेलेबल भी होता है, जब भी वेटिंग में टिकट मिलता है ना सर? नहीं, वो पास का कोटा अलग होता है ना, वरना तो सारे टिकट पास वाले ले जाएंगे, फिर नॉर्मल नहीं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि जब भी आप राजधानी में टिकट करवाते हैं तो पास से हमेशा आपको वेटिंग लिस्टेड ही मिलता है, यही सवाल पूछ रहे हैं ना? यस सर, यस सर। वो इसलिए है क्योंकि पास होल्डर्स को अलग से उसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है कि इतनी बर्थ ही पास पे हो सकती है। उससे ज्यादा अगर आप कर देंगे तो फिर तो सारी बर्थ पास वाले ले जाएंगे, तो फिर आम आदमी को कैसे रिजर्वेशन मिले? And the number of berths which have been allotted for passes are much lesser than the number of berths which have been allotted for cash. Understood? यस सर, लेकिन वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में तो अगर होता, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता ना सर, राजधानी जैसा सिस्टम नहीं है ना? हाँ, उसमें नहीं, नॉर्मल मेल एक्सप्रेस में नहीं। राजधानी हमारी फॉर इंस्टेंस आपका पास जो है, अगर आप उसको लेके पैलेस ऑन व्हील्स में घुस जाएंगे तो अलाउड नहीं है, महाराजा एक्सप्रेस में घुस जाएंगे तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए टिल रिसेंटली जो अपनी वो वाली चली थी ना, वो कौन सी चली है यार, अरे T18 जो चली थी, उसका दूसरा नाम बताओ। वंदे भारत। टिल रिसेंटली वंदे भारत में पास नहीं अलाउड था, फिर हम लोगों ने अलाउ करवाया उसको।
ओके, सो इसलिए आप ये पूछ सकते हैं कि भाई हम इस पास को लेकर राजधानी में चल सकते हैं तो हम पैलेस ऑफ व्हील्स में क्यों नहीं चल सकते, ट्रेन तो वो भी है। तो इसलिए अलग अलग क्लासेस के अलग अलग तरीके की ट्रेन के अलग अलग रूल्स हैं, है ना। यस सर। नाउ आई कार्ड इज ऑल्सो, अच्छा जो सीजन टिकट है वो आपका मंथली सीजन टिकट, क्वार्टरली सीजन टिकट, हाफ ईयरली सीजन टिकट या ईयरली सीजन टिकट हो सकता है। ओके, और आई कार्ड इशू होता है इसके साथ। पहले ये कंपलसरी था कि जो आई कार्ड रेलवे ने इशू किया वही साथ में रखना है, लेकिन अब जो भी आई कार्ड रेलवे में एक्सेप्टेड है, जैसे पैन कार्ड है, आपका वोटर आई कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सब चीजें अब एक्सेप्टेड है। आधार ऑफ कोर्स इज एक्सेप्टेड। ओके, रूल्स टू बी डिसाइडेड बाय द जोनल रेलवे। Quarterly season ticket is priced 2.7 times of monthly season ticket. Okay, and it is issued for a maximum distance of 150 kilometers. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, ओके, उसके लिए आप टिकट ले लें, सॉरी, आपको 200 किलोमीटर जाना है, उसके लिए आप टिकट ले लें, तो 150 किलोमीटर के ऊपर आपका एमएसटी अप्लाई नहीं करेगा। कुछ सेक्शंस हैं जहां पे कि पहले 1951 से पहले भी इशू किया जा रहा था, वहां पे अभी भी है, बट those are very few, so you can very much take legally कि 150 किलोमीटर इज द लिमिट फॉर अ एमएसटी। ओके, और इसका इसीलिए एमएसटी होल्डर सबसे ज्यादा लखनऊ कानपुर के बीच में मैंने देखे हैं, क्योंकि 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हम मौज से जाते हैं, मौज से आते हैं, लगभग फ्री में। इशूड ओनली फॉर अ सेकेंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास अब रहा नहीं, तो अब बेसिकली सेकेंड क्लास के लिए इशू होता है, सेकेंड क्लास ऑर्डिनरी के लिए। ओके, और एमएसटी होल्डर अगर आपको स्लीपर क्लास में या किसी और क्लास में यात्रा करते दिखते हैं, देन दे आर लायबल टू बी पेनलाइज्ड, और बहुत मिलते हैं जब आप टिकट चेक करते हैं। ओके, concession ticket is normally a paper ticket is issued as a concession ticket. Concessions are given on basic mail express fares. Now basic mail express fares का मतलब है कि हमारा जो फेयर होता है उसके अंदर ऑर्डिनरी फेयर के अलावा सुपरफास्ट सरचार्ज, रिजर्वेशन फी और कई तरीके के सरचार्जेस लगते हैं। इट्स अ बिट लाइक योर तनख्वाह, यू नो, आपकी बेसिक तनख्वाह, उसके ऊपर आपको डीए मिलता है, उसके ऊपर आपको फलाना अलाउंस मिलता है, ढिमकाना अलाउंस मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है दैट इज एज अ परसेंटेज ऑफ योर बेसिक ओनली। तो इसीलिए जब आपकी बेसिक बढ़ती है तो आपकी ओवरऑल तनख्वाह काफी बढ़ जाती है, जबकि बेसिक में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो सिमिलरली कंसेशंस आर गिवन ऑन द बेसिक मेल एक्सप्रेस फेयर्स। रेस्ट ऑफ द सरचार्जेस, रेस्ट ऑफ द चार्जेस हैव टू बी पेड इन एज दे आर, मतलब उनके ऊपर कोई कंसेशन नहीं है। कंसेशन 25, 50 से 75% तक मिल सकता है। ओके, और कोई भी व्यक्ति दो कंसेशंस एक ही जर्नी के लिए नहीं ले सकता। मीनिंग देयर, जैसे माय फादर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, ही हैज अ पुलिस मेडल, ओके, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, जिसका 50% कंसेशन है रेलवे में, एंड बीइंग अ सीनियर सिटीजन एंड अ मेल सीनियर सिटीजन, उनका 50%, उनका 40% कंसेशन। तो वो हमेशा अपना पुलिस मेडल वाला कंसेशन यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको 10% कंसेशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। ओके, अगर वो ये कहें कि साहब पहले तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो 40% कंसेशन दीजिए, तो 100 रुपए का टिकट 60 रुपए का हो गया, अब मेरे को पुलिस मेडल का भी दीजिए, तो बचे 60 में से अब मैं सिर्फ 30 रुपए दूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास एक और कंसेशन हुआ गैलेंट्री मेडल का, तो उसका मैं 50% और काट के 15 रुपए दूंगा। तो फिर इस तरीके से तो फिर काम नहीं चल सकता। तो इसलिए some people may have validity for multiple concessions, as I quoted in the case of my father, that he has validity for 2 concessions, senior citizen and police medal. So at any given time he can avail only either of these two, whichever is more beneficial to him, but both the concessions cannot be availed at the same time. Okay, concessions are not allowed when the cost is borne by central state government। से बड़ा क्लियर है कि ऐसे एमएलए एमपी वगैरह चल रहे हैं, वो अपना चालान देते हैं, तो ऐसा नहीं कि फ्री में चल रहे हैं, उनका चालान हमारे एक्सेप्ट होता है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो हमको उसका पेमेंट करता है। तो जहां पर की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट हो रही है, लोकल बॉडी कॉर्पोरेशंस की पेमेंट हो रही है, वहां पे हम कंसेशंस अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट है। कंसेशंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, देयर आर अराउंड 50 कंसेशंस। ओके, कुछ कंसेशंस ऐसे हैं जो आपको सीधे बुकिंग विंडो पे मिल जाएंगे, जो कि करीब 30 हैं, और कुछ कंसेशंस ऐसे हैं जिनको कि आपको जाकर उसके लिए अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सीनियर सिटीजन कंसेशन आपको सीधे बुकिंग विंडो पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको आप एक स्पोर्ट्स टीम लेके जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की स्पोर्ट्स टीम, तो उसके लिए आपको कंसेशन के लिए एसीएम को अप्रोच करना पड़ेगा, और वो आपको उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंसेशन होगा वो देंगे। तो जो आपको बुकिंग विंडो पे मिल जाता है वो 30 कंसेशन है, और जो आपको अलग से जिसके लिए अथॉरिटी लेनी पड़ती है वो करीब 20 कंसेशन। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि ये सवाल के लिए अच्छा मसाला है ना, तो हालांकि मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो बोर्डिंग अ ट्रेन विदाउट रिजर्वेशन एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। ओके, नाउ जो मैं आपसे कह रहा था कि आप विदाउट रिजर्वेशन ट्रेन में चढ़ सकते हैं,
but you should board the train with the permission of the ticket checking staff after purchasing the ticket of the class mentioned below for a full distance. Okay, meaning thereby अगर आप राजधानी शताब्दी मान लीजिए कि आपके पास टिकट नहीं है और आपको राजधानी में चढ़ना और आपके पास पास भी नहीं, ओके, हाँ ऑफ कोर्स आपके पास माँ है तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास माँ है, ठीक है, लेकिन उससे फिलहाल काम नहीं चलेगा, तो इसलिए उसकी इमोशनल वैल्यू जरूर है। तो राजधानी एंड शताब्दी ट्रेन में जो है आपको किसी भी क्लास में अगर चढ़ना है तो आपको फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी का टिकट लेना होगा। यू कैन नॉट सिंपली बोर्ड राजधानी एंड शताब्दी विद द टिकट ऑफ जनरल क्लास। ओके, जनरल क्लास टिकट राजधानी शताब्दी ट्रेन में नहीं चलेगा, फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी ही लेना पड़ेगा। जन शताब्दी में चेयर कार में चलना है तो फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी, और सेकेंड क्लास स्लीपर में चलना है तो सेकेंड क्लास मेल एक्सप्रेस का ट्रेन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, का टिकट लेना पड़ेगा। अदर मेल एक्सप्रेस ट्रेन में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी में फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी, और चेयर कार स्लीपर और सेकेंड क्लास ऑर्डिनरी में सेकेंड क्लास, सेकेंड स्लीपर में सेकेंड क्लास मेल एक्सप्रेस का आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके पास रात को 12 बजे आपके किसी दोस्त का फोन आएगा कि साहब मैं तो फलानी जगह फंसा हुआ हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूं, तो इसको देख के आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई फलाना टिकट ले लो, तो उससे बच जाएगा विदाउट टिकट ट्रैवलर होने से, ठीक है। कई लोगों को मैंने भी एडवाइस किया है और हमेशा ऐसे ऐसे टाइम पे फोन आता है कि इतना ताप मुझको कि बस चलता तो टेटुआ दबा देता, मगर करता क्या, ठीक है, दोस्त था। तो इसलिए जो है मतलब सच ए सिचुएशन may arise and you can always advise. If above procedure is followed, then no penalty is charged. Now it's important is कि अगर ये वाला जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि कौन सा टिकट लेकर आप कर सकते हैं, तब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, सिर्फ डिफरेंस चार्ज होगा। लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं किया गया है तो आपसे पेनल्टी भी ली जाएगी और डिफरेंस भी चार्ज होगा। ओके, सो जो पेनल्टी वाला पोर्शन है वो आपके ऊपर इम्पोज हो जाएगा इफ दिस प्रोसेस इज नॉट फॉलो। ओके, सो पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए इसको फॉलो करना जरूरी है। Booking of special coach and train is allowed. Okay, 10,000 rupees per coach to be deposited at the station, which is refundable as security. You have to apply to CPTM, Chief Passenger Transportation Manager, between 6 months and 30 days in advance. ऐसा नहीं कर सकते कि 6 साल पहले आप बोल रहे हैं या एक दिन पहले बोल रहे हैं। ओके, 6 महीने से लेकर 30 दिन पहले तक आपको अप्लाई कर देना है। डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे कि कौन सी ट्रेन, कौन सी डेट, कौन सा रूट, ओरिजिनेटिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन, कहाँ पे हॉल्ट चाहिए, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। और फुल पेमेंट 48 घंटे पहले आपको दे देनी पड़ेगी रेलवे को, तब जाके आपको वो स्पेशल कोच या स्पेशल ट्रेन आपको मिलेगी। आप पूछेंगे क्या ऐसा होता है? हाँ, पूरी ट्रेन बुक करवाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलीज के लिए, ठीक है। इवन बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, वो लोग पूरी ट्रेन बुक करवाते हैं जब उनके बड़े बड़े जलसे होते हैं, तो पूरी ट्रेन भी बुक होती हैं और कोचेस भी बुक होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ traffic they are expecting and what kind of traffic they are wanting to take. Okay, एक बार मैंने भी करवाया है कोच बुक अलग से पूरा, when I was director of North Central Zone Cultural Center, तो वहां पर भोपाल में हम लोगों को विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली सांस्कृतिक संध्या करनी थी, तो उसके लिए मेरे को लगभग 72 आर्टिस्ट को लेकर जाना था इलाहाबाद से भोपाल। उसके लिए मैंने पूरा एक कोच बुक करवाया था, तो मेरे को भी ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा था। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट ये है दैट फेयर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर्स और द कैपेसिटी ऑफ द कोच व्हिचएवर इज हायर हैज टू बी पेड एंड ऑल अदर चार्जेस आल्सो हैव टू बी पेड। ओके, व्हिच मींस कि जैसे मैं एक कोच यहाँ से लेके जा रहा हूँ जिसका कि 72 की कैपेसिटी है, तो उस कोच को मेरे को जब मैं लेके जाऊंगा, सो आई हैव टू पे दी एंटायर चार्ज फॉर दैट कोच। लेकिन अगर मैं उसके अंदर 80 लोग लेके जा रहा हूँ तो 4 लोग फ्री में नहीं जा सकते, ठीक है, सॉरी 6 लोग फ्री में नहीं जा सकते एक्स्ट्रा। इससे आपको पता लग रहा होगा मेरी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो बट अगर 72 की कैपेसिटी में आप 80 लोगों को लेके जा रहे हैं, ओके, तो आपको वो एक्स्ट्रा 6 लोगों का भी टिकट लेना पड़ेगा, उनका भी चार्ज आपको देना पड़ेगा। और अगर 72 में आप 150 लोगों को लेके जा रहे हैं तो उसको रेलवे अलाउ नहीं करेगी। ओके, सो देयर इज ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल दैट यू कैन कैरी, बट सफाइस इट टू से दैट अगर आप 72 लोगों के कोच में सिर्फ 4 लोग जाना चाह रहे हैं तो आपको पूरे कोच का चार्ज देना पड़ेगा, और 72 लोगों के कोच में 80 लोगों को लेकर जाना चाह रहे हैं तो आपको 80 लोगों का चार्ज देना पड़ेगा। सो विच एवर इज हायर। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ से मान लीजिए जैसे शादी ब्याह के मौके पे ज्यादा कोचेस बुक होते हैं, शादी में आप बारात लेके जा रहे हैं और बारात को 2 दिन वहां पे रुकना है, तो 2 दिन अगर कोच वहां पे खड़ा रहेगा तो उसको वहां पर डिटेंशन चार्ज पे करना पड़ेगा आपको, जो कि काफी हैवी हो जाता है। और अगर आप वहां पे कोच को फ्री कर दे रहे हैं
एम्प्टी हॉलेज चार्ज, कि वहां से कोच खाली आएगा, उसके भी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। ये बड़ा सिंपल है। ये वैसे ही है जैसे आप यहाँ से टैक्सी लेके बड़ौदा से अहमदाबाद जाए, तो टैक्सी वाला आपसे दोनों तरफ का चार्ज करता है, एम्प्टी हॉलेज का भी आपसे चार्ज करता है, वो एक तरफ का चार्ज नहीं करता है, बिकॉज आप तो अहमदाबाद को उतर आएंगे, लेकिन उसकी टैक्सी तो जाएगी भी और आएगी भी, तो उसको तो दुगना चलना पड़ेगा, तो इसलिए एम्प्टी हॉलेज चार्ज आपको देना पड़ता है। तो दैट सेम कंसेप्ट अप्लाइज इन पैसेंजर ट्रैफिक एंड रेलवेज ऑल्सो। एक चीज रह गई इसमें कि फॉर स्पेशल ट्रेन आपको मिनिमम 15 कोचेज और 500 किलोमीटर लिमिट है, कि 15 कोचेज से छोटी स्पेशल ट्रेन नहीं बनेगी, स्पेशल ट्रेन नॉट कोच, और कम से कम 500 किलोमीटर का लीड होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, उसके लिए मुझे स्पेशल ट्रेन दे दीजिए। हो सकता है आप अंबानी अडानी हो, ठीक है, और आपका मूड हो कि मैं 10 किलोमीटर की मैं ट्रेन ले जाऊं, तो आपका मूड हो सकता है, लेकिन रेलवे अलाउ नहीं करती। ओके, नाउ कंसर्ट इज कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज्ड एनहांस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। ओके, सो बेसिकली ये पीआरएस से संबंधित है। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज, बाकी सब चीजें तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, बट 10 डिजिट पीएनआर जो है, ये क्या होता है? फर्स्ट डिजिट आपका सेंटर बताती है, सिकंदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। ओके, ये 5 इंटरकनेक्टिंग सेंटर्स हैं जहां से सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता है। सेकंड, आपको पीएनआर की जो डिजिट है वो सर्वर नंबर बताती है कि कौन से सर्वर से आप कनेक्ट हो रहे हैं। थर्ड डिजिट आपको फाइल नंबर बताती है कि कौन सी फाइल में जो है पैसेंजर का डिटेल है, और बाकी रिमेनिंग 7 डिजिट्स आर रैंडम। ओके, पीएनआर को कभी भी जीरो पे रीसेट नहीं किया जाता है, लेकिन रिलीज पीएनआर जिन पे ट्रैवल हो चुकी है उनको रीयूज किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज नोन एज अ पीएनआर कंप्रेशन टास्क। बाइलिंगुअल जर्नी टिकट्स प्रिंट करना कंपल्सरी है एज पर दी राजभाषा एक्ट। Okay, there are two types of databases. Static database, it is information related to number of stations, distances between various stations, fare tables, classes, coaches in each train. Static database of all nodes is available in each node, and data is synchronized periodically. Whereas dynamic database is information related to different berths in different trains. Okay, their occupancy status, passenger data changes dynamically and available online for 91 days at each node. Okay, so दोनों में थोड़ा फर्क है। डिफरेंशिएट बिटवीन के लिए अच्छा सवाल है। ओके, ये आपका जो है एक टिकट है, जो अब आप इसमें देख सकते हैं कि पीएनआर नंबर हमेशा 10 डिजिट का आपका होगा। पहला आपको नोड बताएगा, दूसरा आपको सर्वर बताएगा, तीसरा आपको फाइल नंबर बताएगा, और इसीलिए इसके बीच में डैश। कई बार अगर कोई आपसे पूछे कि ये पीएनआर के बीच में डैश क्यों होता है, क्योंकि बाकी बचे जो आपके 7 नंबर हैं ये रैंडम नंबर्स हैं, और ये 3 नंबर जो आपके शुरू के हैं ये आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन सी नोड, कौन सा सर्वर और कौन सी फाइल नंबर। दैट इज व्हाई दिस डैश एग्जिस्ट बिटवीन द पीएनआर। सो नाउ यू आर बेटर इन्फॉर्म्ड एज अ रेलवे ऑफिसर कि पीएनआर के बीच में डैश क्यों होता है। देन एब्रिविएशंस फॉर कोचेस, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ओके, तत्काल स्कीम, it was introduced from 1198. There are no separate Tatkal trains defined now. Instead of full coach being nominated at Tatkal coach, now there is a quota in every coach, and Tatkal booking opens at a fixed time. Okay, इंटरनेट बुकिंग, आई टिकट जो था, आई टिकट में बेसिकली ये था कि आप इंटरनेट पे जाके जो फॉर्म आप फिजिकली भरते हैं पीआरएस को, उस फॉर्म को आप वर्चुअली भर सकते थे इंटरनेट पे जाके, और आपको वही टिकट, कौन सा टिकट, ये टिकट जो है, यही टिकट आपको घर पे डिलीवर होता था बाय कोरियर. You can understand that it is a very cumbersome system. Okay, so now it has been largely overtaken by e-ticket, where जो कि e-ticket आप उसमें भी बुक करते हैं, फ्लाइट्स में भी बुक करते हैं, कि आप जाइए और आप अपना IRCTC वेबसाइट पे जाके e-ticket बुक करिए, और e-ticket बुक करने पे आपको you will get a message on your mobile and you can download the ticket and you can take a printout on your own stationery. Only e-ticket और i-ticket का फर्क तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला खास है नहीं, लेकिन जो जरूरी है कि दोनों के दोनों टिकट you need to have a valid ID with you, especially in an e-ticket. और दूसरा फर्क जो विंडो टिकट है, दिस इज अ विंडो टिकट, इस टिकट में और ई-टिकट में फर्क ये है कि इस टिकट के साथ अगर ये वेट लिस्टेड भी है तो आप ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं. इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड सुओ मोटो, अपने आप इसको कैंसिल ट्रीट नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर ई टिकट है आपके पास, तो वो ई टिकट अगर वेट लिस्टेड है, then it will be considered to be cancelled suo moto, which means
that if you board a train with a wait-listed e-ticket, or then you shall not be treated as a bona fide passenger. You will be treated as a passenger without ticket, और without ticket passenger के ऊपर जितने भी तरीके की पेनल्टीज लगती हैं वो सब आप पे लग जाएंगी. ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना जरूरी है. ई टिकट और आई टिकट के बारे में इसमें पढ़ लीजिएगा, इसमें बाकी कुछ समझाने वाला है नहीं, बाकी सब फैक्ट्स हैं. ओके, एंड मोबाइल टिकटिंग जो है इसमें भी सारे फैक्ट्स ही हैं, इसमें अगेन यू कैन रीड इट. अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ. अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम क्या होता है. ओके, सो इसमें यह है कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ यूटीएस, एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ पीसीटी शुड बी केप्ट एट द स्टेशन फॉर 3 months टू बी यूज्ड इन एन इमरजेंसी, एंड देयरआफ्टर द स्टॉक ऑफ पीसीटी शुड बी डिस्ट्रॉयड. अब कहीं पे भी प्रिंटेड कार्ड टिकट्स यूज नहीं हो रहे हैं. ओके, 3 दिन एडवांस में आप यूटीएस टिकट खरीद सकते हैं. ओके, और दिस इज अ वेरी नाउ द यूटीएस टिकट्स ऑफ कोर्स दे आर अवेलेबल ऑन द मोबाइल आल्सो थ्रू द यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप. ओके, नाउ कई जगह पे यूनिवर्सल टर्मिनल्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए ई क्लास स्टेशन पे. यूनिवर्सल टर्मिनल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा टर्मिनल है, थिन क्लाइंट है, जहां से कि आप पीआरएस टिकट और यूटीएस टिकट दोनों ही जनरेट कर सकते हैं. वैसे नॉर्मली पीआरएस और यूटीएस दोनों अलग अलग फैसिलिटीज हैं. सो दिस इज अनदर एडवांसमेंट टू enable the generation of both types of tickets from a single system. Okay, and the operator can switch between the two applications. Okay, upgradation scheme इसमें कुछ ज्यादा बताने का नहीं, ये ATVM मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, अनरिजर्व टिकट थ्रू मोबाइल ऐप मैंने आपको बता ही दिया. इसके फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, इन फैक्ट्स को आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, it is also known as NTES. Okay, and ये it monitors the running of passenger trains. एक टाइम था, आपको ध्यान होगा कि हम लोग 139 या कौन सा नंबर डायल किया करते थे, और वहां पे कभी ऑपरेटर उठाता था, कभी नहीं उठाता था, और ट्रेन की जानकारी पाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. NTES लगने के बाद now the position of the trains is very easily available, and most of the apps which are giving you position of trains like Ixigo, they are using the input from the NTES and also from the input of passengers who are carrying smart mobiles, and therefore they are connected to the GPS. So दोनों के systems को use करके ही आपको ट्रेन की position सारे apps देते हैं, but mostly they are dependent upon the NTES. Okay, and real time information of train arrival departure is disseminated to display board, IVRS वगैरह वगैरह, ये तो हमको पता ही. ये एक मैंने स्लाइड डाल दी कि हमारे रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा. एंड थैंक यू. सो we have managed to complete our presentation within the time which was allotted to us. I am open to any questions, any suggestions, any criticism, blah blah blah. जो कुछ कहना है भाई? सर गाना सुनाओ सर, गाना. भाई साहब, उसकी फीस लगती है, फ्री में नहीं सुनाया जाता, क्या समझे? सर अब तो ले लेना आपने फीस. अरे यार सुन, ऐसा है हनुमान, ये ऑनलाइन क्या सुनाऊं, किसी दिन साथ में बैठेंगे गिटार उटार लेके, तब आराम से सुनाया जाए, है ना? सर आपका तो बंगला नंबर कौन सा है? 35 नंबर है, आ जाओ किसी वक्त. ठीक है, तो साथ में बैठते, मेरे पास बड़ा अच्छा कराओके सिस्टम है, तुम भी सुनाओ, हम भी सुनाते हैं. सर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका? कुछ नहीं यार, अभी तो बीच में एक बंदा जो है वेब सीरीज बना रहा था, उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, ये वांटेड मी टू राइट फॉर देम. फिर उसके तुरंत बाद वो लग गया, क्या कहते हैं, लॉकडाउन. तो पूरा 2020 जो है वो तो लॉकडाउन ही खा गया. क्या प्रोजेक्ट चले. एक किताब लिख रहा हूँ, इंटरव्यू की कला. तो आई एम राइटिंग इट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो लोग इंटरव्यू में अपीयर होते हैं. मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये किताब चल रही है. So I'm writing it. This is for Hindi medium students. I have been a faculty for interviews and group discussions since very long. So I thought कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसको किताब फॉर्म में लिख दिया जाए, खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने पाया कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दे आर वेरी ब्रिलियंट, लेकिन कई बार उनका जो ज्ञान होता है व्हाट्सएप टाइप का ज्ञान होता है कि पीछे की दीवार का कलर बताओ और ये बताओ कि कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए. ऐसा कोई भी सवाल यूपीएससी में नहीं पूछता. तो क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या तैयारी करनी है, कैसे अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है, वो सब इस किताब में मैं लिख रहा हूँ. हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ज्यादा जरूरत है. फिलहाल हाँ बताइए सर, इतना यूनिक एंड मोटिवेटेड सॉन्ग लिखने के लिए सर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला?
हमें भाई एक तो शादी हो गई, ऊपर से रेलवे में आ गया, अब इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए यार। बताओ। सर चंद लाइनें हो जाए सर उसी की। है, जो दिल में भरा तूने देखेगी उस कहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के असर को, अपनी खुदगर्जी का तू अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो रिपीट पे चलाएंगे ये सर आज। तो, हाँ ये तो कुछ कल्ट सॉन्ग टाइप का बन गया है। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे को गाना दिमाग में आ नहीं रहा था, तो रात के 1 बजे थे, मैं मैडम के साथ, आई वाज देयर इन द बेडरूम। तो जब मैडम के साथ होते तो इंतकाम के विचार ज्यादा आते हैं दिमाग में। ठीक है ना? तुमको बताना सर मत हमें मेरा लगा गाना लबास बजा। में दिल टूटा है आपका। अच्छा ये बताओ, तुम में से कौन 25 साल का हो गया बिना दिल तोड़वाए? उस वो मुझसे मिल ले जरा। है यार सुनो, दिल वो बंदा ही क्या जिसका जिसका दिल 10 साल की उम्र से टूटना शुरू नहीं हो गया है। बिल्कुल सही सर। सही बात है सही सर। कहा ना मैंने? एब्सोल्युटली राइट सर। मतलब बताओ, मतलब अपना अपना दिल तो 10 साल की उम्र में पहली बार टूट चुका था, उसके बाद तो फिर चला चला के काम चल रहा है। सर शादाब एक शादाब तरफा का ही नहीं टूटा टूटा हूँ लेकिन सर। टूटा तो सर शादाब का है? नहीं टूटा सर। शराब का भी टूटा है? शादाब का नहीं टूटा सर अभी तक भी। इसको बात उसका नहीं टूटा? सर 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 तो, आपका तो सर आप सर शादाब ये को तो शायर बन गया दिल टूटने के चक्कर में। नहीं, तो शादाब को ऐसा करेंगे, शादाब को एडवर्स एंट्री दे देते हैं और उसको एग्जाम में भी फेल कर देते हैं, अपने आप टूट जाएगा। सर मैंने आपका गाना सुन सुन के इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाला है। कसम से? अरे क्या सच बात में है बिल्कुल शादाब, सर। अरे वाह वाह क्या बात है। नहीं और सर सीरियसली ये आपका गाना काफी लोगों के लिए मोटिवेशनल है। हाँ यार, ये तो देखो, इस गाने ने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। पहले आशिक बेचारा जो है, पहले आशिक देवदास होता था, वो जब धोखा खाता तो दारू पी के मर जाता था, ठीक है ना? और इस गाने के बाद अब आशिक जो है वो यूपीएससी निकालता है, इतना फर्क आ गया है। यस सर सीरियसली। तो देवदास की शूट भी अवधारणा काफी खत्म अच्छा हो हुआ है सर ये। इस पिक्चर की आधी शूटिंग भी मेरे चेम्बर में है, जहाँ पे बैठ कर क्लास ले रहा है ना उसकी, कृति खरबंदा की क्लास ले रहा है राजकुमार। वो मेरी चेयर है, मेरी टेबल है, कभी उसको देखोगे, दैट यूज्ड टू बी माय चेम्बर। तो राजकुमार मुझसे बोला कि सर आपकी कुर्सी पे बैठ के बड़ी फील आ रही है। मैंने कहा मिस्टर तुम्हें बड़े आराम से मिल गई, मेरे को यूपीएससी देना पड़ा इसके लिए। सर कीर्ति खरबंदा के कांटेक्ट में हो क्या सर अभी भी आप? नहीं ऐसा है कि तुम्हारी होप्स को डैश करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं था उसके साथ कांटेक्ट में, लेकिन वो कांटेक्ट खत्म हो चुका, और आजकल तो पुलकित के साथ घूम रही है, तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मैडम भी जाती थी क्या उस टाइम पे? हाँ तो मेरे हिसाब से अब तुम कृति सैनन के बारे में सोचो, ठीक है? यस सर। है ना, खरबंदा तो गई। चलो यार, तुम लोगों की अगली क्लास होगी, सो फिर वील इंटरेक्ट मोर, है ना? अभी अभी और भी लेक्चर्स हैं, तो और भी गप्पे लगेंगी, और तुम में से जिन जिन को कोरोना नहीं है वो मेरे यहाँ आ सकते हो, ठीक है? जिसको कोरोना है अगर आया तो मैं अपने कुत्ते से कटवा दूंगा, ठीक है? श्योर सर। नहीं, मैं उससे नहीं कटवाऊंगा, उसको भी कोरोना हो जाएगा, मैं खुद ही बात खड़ा होऊंगा। ओके, तो वैसे आई होप कि नन ऑफ यू आर पॉजिटिव इन योर बैच। नो सर। एक का ही पता लगा था कि एक एक बंदा पॉजिटिव है, रेस्ट ऑफ यू आर कोरोना नेगेटिव ना? यस सर। जस्ट टेक अ लॉट ऑफ केयर यार, ये साला बड़ा खतरनाक चीज है ना? तो ख्याल रखो, बार बार भी निकलते हो तो मास्क वास्क का ख्याल रखो, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो करो। बाकी आर मोस्ट वेलकम एट माई प्लेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग जब भी आना चाहो आ सकते, ठीक है? चलो, टेक केयर। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय थैंक बाय यू बाय, सर। विल थैंक विल यू। विल इंटरेक्ट अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय बाय। नमस्कार, क्या आप लग रहे हो बिल्कुल